हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाय तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए इस टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की हमारी टेस्ट सीरीज जो है नेक्स्ट आईएएस की होने वाली है। इस नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज में हमने ऑलरेडी 100 क्वेश्चनों को लगा लिया था। तो आज की हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम 101 नंबर क्वेश्चन से हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक सीरीज है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। और इस चैनल पर मल्टीपल कोचों की टेस्ट सीरीज को चल रही है। जैसे कि बात की जाए तो मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज लग रही है। मेक आईएएस के अलावा बात किया तो दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज को हम लगा रहे हैं इसी चैनल पर। दृष्टि के अलावा बात की जाए तो जीएस वर्ल्ड की हमारी टेस्ट सीरीज लग रही है। जीएस वर्ल्ड के अलावा बात की जाए तो ध्येय आईएएस की भी टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और नेक्स्ट आईएएस की भी लग रही है। और साथ में संस्कृति आईएएस को तो हम लगा ही रहे हैं। तो सारी टेस्ट सीरीज को यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए लगा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ये चैनल आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। तो आज हम पहले क्वेश्चन से बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 101 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधनों को एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बहुत सारे जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको कालक्रम में व्यवस्थित हो, कौन सा आपका संशोधन कब हुआ है। जैसे दल बदल विरोधी कानून की शुरुआत की बात की है तो दल बदल विरोधी कानून जो है आपका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ था आपके 1985 में। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाए तो आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था आपका 1992 में। मौलिक कर्तव्यों के समावेश की बात की जाए तो 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था 1976 में। और मौलिक अधिकारों के रूप में संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन जो है कब हुआ था तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। अब पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पर क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हमारा 1976 वाला आएगा तो तीसरा पहला आ जाएगा। फिर उसके बाद 1978 आएगा तो चौथा दूसरे नंबर लगा देंगे। उसके बाद 1985 आएगा, पहला वाला तीसरे नंबर पर, दूसरा चौथे नंबर पर आएगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझा रहा हूं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में न्यायाधिकरणों के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भारत में न्यायाधिकरणों के जो आपके न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधिकरणों के बारे में विचार करना है, कौन सा करेक्ट है। भारतीय संविधान का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग XIV A के तहत जो है किया गया है। और अनुच्छेद इसमें बात किया है किस आर्टिकल के तहत रखा गया है तो 323A और आपका 323B के तहत जो है आपके न्यायाधिकरणों का उल्लेख किया गया है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो ये भी याद रखो, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जो है न्यायाधिकरणों को जोड़ा गया था। दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT की स्थापना अनुच्छेद 323 के तहत की गई है। अभी मैंने आपको बताया भी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT एक संवैधानिक निकाय। भाई संवैधानिक निकाय कैसे हो सकता है, ये एक वैधानिक निकाय है। कैसा है, वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय है। तो तीसरा वाला गलत है, केवल पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत के मूल संविधानों में 1950 का हिस्सा है। तो भारत के मूल संविधान में 1950 का हिस्सा कौन कौन से हैं। मौलिक कर्तव्य, उपराष्ट्रपति का कार्यालय, अंतरराज्य परिषद, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार। तो आपका ऑप्शन में से कौन सा रहेगा भाई, उपराष्ट्रपति का कार्यालय और कौन सा रहेगा, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार इसमें आपका रहेगा सम्मिलित है। तो उपराष्ट्रपति कार्यालय अनुच्छेद 63 से संबंधित है। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार की जो बात की जाए तो आपका नॉर्मल पता है कि भाई संविधान में रखे गए थे। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन तो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को मूल संविधान में तो नहीं रखा गया था, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 51 के तहत जो है इसको जोड़ा गया है और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। तो हम कहेंगे पहला वाला मूल संविधान में नहीं था। दूसरा बात करा है कि अंतरराज्यीय परिषद के बारे में, तो ये भी मूल संविधान में नहीं था। आपके आर्टिकल 263 के तहत इसको रखा गया है और सरकारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 में इसकी जो है सिफारिश की गई थी। तो मूल संविधान में कौन थे, दूसरा और चौथा शामिल था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से व्यक्तियों के विचार कीजिए और भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे। तो सीधी सी बात ये कही जा रही है कि प्रारूप समिति के इन चारों में सदस्य की बात करें कौन कौन से व्यक्ति थे। डॉक्टर बी अम्बेडकर, भाई ये तो अध्यक्ष थे, है ना, कौन थे, ये तो अध्यक्ष थे ही थे आपके। तो हम कहेंगे भाई पहला वाला तो करेक्ट हो जाएगा। एन गोपाल स्वामी अयंगर, नहीं एन गोपाल स्वामी अयंगर शामिल नहीं थे। इल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, हाँ आपके ये शामिल थे। और KM मुंशी भी शामिल थे। तो पहला, तीसरा, चौथा सही रहेगा। बी ऑप्शन पर हम यहाँ पर जो है टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा,
एन गोपाल स्वामी अयंगर जो है इसमें शामिल नहीं थे, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, ग्राम न्यायालय के अधिनियम 2008 के बारे में विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के बारे में ऑप्शन कर रहा है कौन सा सही है। ग्राम न्यायालय जो होते हैं सिविल एवं आपराधिक के दोनों मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, चाहे वो सिविल हो या आपराधिक हो, दोनों मामलों की सुनवाइयों को कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं पर कर सकते हैं। दूसरा है ग्राम न्यायाधीश स्थानीय निकाय का अंशकालिक सदस्य होता है, क्या ये सही है? नहीं, हम कहेंगे गलत है। ग्राम न्यायाधिकारी जो होता है एक न्यायिक अधिकारी ही होता है और उच्च न्यायालय के परामर्श से उसको नियुक्त किया जाता है, तो इसलिए दूसरा गलत है। ग्राम न्यायालयों में अपील सीधे उच्च न्यायालय में की जाती है, हाँ बिल्कुल, अगर ग्राम न्यायालय सीधे अगर अपील कहीं जाती है तो सीधा हाईकोर्ट में अपील जाती है। इन न्यायालयों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में तुरंत और सस्ता न्याय सुनिश्चित करना है, करेक्ट है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, तो हमारा ऑप्शन डी वाला जो यहाँ पर है करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। अच्छा, बात करने से पहले एक छोटा सा अपडेट है, बहुत सारे लोगों को अपडेट नहीं पता है क्योंकि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर सर्च कर लेना है यूपीएससी नेट, आप वहां से डाउनलोड। यूपीएससी नेटको में ही आप लोगों को 2 कोर्स मिलेंगे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यूपीपीसीएस के लिए, एग्जाम बूस्टर सीरीज जिसमें हमने सभी सब्जेक्ट कवर किए हैं प्लस यूपी स्पेशल कवर किया है और करंट अफेयर्स को। टोटल क्लासेस जो होने वाली हैं 90 से ज्यादा क्लासेस होंगी और 30 दिनों में हमने इसको पूरा करने का दृढ़ संकल्प लिया हुआ है। 30 दिनों में पूरा हो जाएगा। 11 अगस्त से बैच स्टार्ट हो चुका है, तो अभी जाइएगा, आप रिवीजन को बहुत फास्ट तरीके से बखूबी अपडेट के साथ कर सकते हो। साथ में अब टेस्ट सीरीज लगाना आप सभी को पता है, ऑनलाइन माध्यम से आप सभी टेस्ट सीरीज लगाते हो, इंग्लिश और दोनों माध्यमों में है, चाहे वो इंग्लिश का बच्चा हो चाहे हिंदी का हो या बाइलैंग्वेज, दोनों माध्यम लगा सकते हो। चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट और मॉडल पेपर, 300 से ज्यादा यहाँ पर टेस्ट सीरीज हैं जहां पर आपको क्वेश्चन लगाने के बाद एक्सप्लेन मिलता है और एक्सप्लेन के नीचे भी आपको की पॉइंट मिलते हैं। अब आप समझ सकते हो कि कितनी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को बखूबी एक एक चीज से एक एक चीज को जांच करके जो है बनाया गया है। तो अभी जाइएगा यूपीएससी नेट ऐप पर, दोनों चीजों को आप ज्वाइन कर सकते हो और कोई भी परेशानी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। चलिए लौटते चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान के न्यायाधीश अनुच्छेद 233 के संदर्भ में जिला न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो अनुच्छेद 233 के बारे में जिला न्यायाधीशों के संबंध में इनमें से कौन कौन से ऑप्शन जो है करेक्ट है उसके बारे में बात की जा रही है। अगर हम बात करें, उन्हें राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, क्या ये सही है? तो हम कहेंगे राज्य के राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल करेक्ट है। उनकी नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श, अरे भाई ये तो गलत हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श से की जाती है, उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी, सॉरी राज्य उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी, है ना, जिला न्यायाधीश की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट कहां से आ गया। परामर्श प्रक्रिया में उच्च न्यायालय की अनिवार्य भूमिका निभाता है, बिल्कुल करेक्ट है। पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति के पास अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्ष का कम एक्सपीरियंस, अनुभव तो होना ही चाहिए, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग की परामर्श से नहीं होती बल्कि हाई कोर्ट के परामर्श से होती है। पहला, तीसरा, चौथा सही है, तो हमारा ऑप्शन ए वाला जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा में सीटों की संख्या के संबंध में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो लोकसभा में सीटों की संख्या के बारे में कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा सीटों की संख्या संसद के द्वारा बदली जा सकती है, क्या ये सही है? हम कहेंगे हाँ बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत है क्योंकि वर्तमान अधिकतम सीमा संविधान द्वारा तय की गई थी लेकिन कभी नहीं बदली गई, तो भाई गलत है क्योंकि 552 से 550 हो गई है ना, बदली गई है। राज्यों के लिए सीटों का आवंटन उनकी वर्तमान जनसंख्या के आधार पर होता है, तो ये भी गलत है क्योंकि सीटों का आवंटन जो है 1971 की जनगणना के आधार पर होता है और वर्तमान में 226 के तहत होगी, तो गलत है। प्रत्येक जनगणना के बाद SC ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में संशोधन किया जाता है। भाई किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, ये तो जनगणना के बाद स्वचालित रूप से संशोधित नहीं होता है, इसके लिए विधायी कार्रवाई होती है, वो आवश्यकता होती है, तो इसीलिए तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत है। संविधान सभा के समक्ष रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव किन निम्नलिखित आधार बना है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो होता है वो किस किस के आधार बना हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बोल रहा है, तो हम कहेंगे संविधान की प्रस्तावना का आधार बना हुआ है। किसका? संविधान की प्रस्तावना का आधार बना हुआ है। निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान बताइए कौन कौन से है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रावधान की बात कर रहा है, कौन कौन से हो जाएंगे। प्रांतीय स्वायत्तता बिल्कुल ठीक है। केंद्र में द्विसदनी विधायिका, ये भी करेक्ट है। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ये भी करेक्ट है। भाई मौलिक अधिकारों को तो संविधान में 1950 में समावेश किया गया था, है ना, तो भाई भारतीय संविधान में ये तो नहीं था। 1935 में केवल 1, 2, 3 सही है, ए ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे। भाई राज्य समिति के अध्यक्ष की बात कर रहा है, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखो कुछ क्वेश्चन छोटे होते हैं, अब उनको ज्यादा एक्सप्लेन करने से कोई मतलब नहीं निकलता है, सब टाइम वेस्ट होता है।
किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में भारतीय राज्यों का भाषाई पुनर्गठन किया गया है? तो ऐसी कौन सी समिति की रिपोर्ट थी कि 1956 में भाषाई राज्यों का भाषाई आधार पर जो है पुनर्गठन किया गया है? आप बोलेंगे फजल अली आयोग की समिति थी। कौन सी? फजल अली आयोग की 1956 से संबंधित थी समिति, और इसमें 2 सदस्य और थे। फजल अली तो इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष थे। लेकिन 2 सदस्य और भी थे, के.एम. पडिक्कर। कौन थे? के.एम. पडिक्कर साहब थे। और दूसरे कौन थे? दूसरे आपके थे यहां पर एच एन कुंजरू सर। तो 2 सदस्य इसमें और शामिल थे। फजल अली तो इसमें अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST के बारे में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? भाई NST के बारे में बता रहा है, कौन सा सही है? 2003 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अलग करके बनाया गया। क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है। 2003 बोले तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को दोनों अलग अलग करके एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसको बनाया गया है। पहला करेक्ट है। दूसरा है अनुच्छेद 338A के तहत संवैधानिक निकाय है। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, हम कहेंगे संवैधानिक निकाय 338 के तहत ही। राज्यों को बाध्यकारी निर्देश जारी कर सकते हैं? नहीं भाई, राज्यों को बाध्यकारी निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर जो है अनुपालनकारी रूप से एक स्वैच्छिक विकल्प होता है, अनिवार्य नहीं होता। तो केवल पहला और दूसरा सही रहेगा, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत रहेगा। लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं। तो लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति की चयन समिति के द्वारा की जाती है, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री शामिल होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनके नामित न्यायाधीश शामिल होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष शामिल होता है, लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, 4। ध्यान रखिएगा, कौन सा? 1, 2, 3, 4। इसमें भारत के उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं। संविधान के लागू होने के बाद अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के मामलों में विनियमित करने का अधिकार किसके पास है? भाई संविधान लागू हो गया, आर्टिकल 11 के बाद कह रहा है कि नागरिकता के मामलों में अगर जो रेगुलेट करना है तो किसके पास अधिकार होगा? तो आपका ऑप्शन रहेगा संघीय संसद के पास। किसके? संघीय संसद के पास जो होता है वो अधिकार होता है। और आर्टिकल 5 से 11 तक, किसमें? आर्टिकल 5 से 11 तक जो है नागरिकता से संबंधित है। और कभी भाग पूछा जाए कौन सा है, तो भाग आपके दूसरे में इसकी बात जो है की गई नागरिकता के बारे में। संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में बात करें, कौन सा विचार यहाँ पर करेक्ट है? तो संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में कही जा रही है अनुच्छेद 105 में संहिताबद्ध एवं सूचीबद्ध है। भाई संहिताबद्ध एवं सूचीबद्ध नहीं है, इसको आर्टिकल 105 विशेषाधिकारों का है, लेकिन संहिता और सूचीबद्ध नहीं है, इसको असंहिताबद्ध किया गया। अभी पहला गलत हो गया। दूसरा है विशेषाधिकार हनन के मामलों में सदन की एकमात्र न्यायाधीश है। कौन है? सदन ही एकमात्र न्यायाधीश होता है। बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है संसद सदस्य द्वारा विशेषाधिकार हनन के मामले में नागरिक सीधे अदालत जा सकते नहीं। भाई अदालत नहीं जाएंगे, तो केवल दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, पहला और तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिकथन ए और अभिकथन कारण 2 है, इनमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। चलिए बात करेंगे। 73वें संविधान संशोधन ने हर 5 साल में पंचायत चुनाव करवाना अनिवार्य बनाया है। करेक्ट है। कारण कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना को अनिवार्य बनाता है। भाई कारण तो दोनों सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ए और दोनों सही है कहेंगे, लेकिन व्याख्या जो है, स्पष्टीकरण जो है नहीं दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनिवार्य प्रावधान नहीं है? तो अनिवार्य प्रावधान कौन सा नहीं है 73वें संविधान संशोधन में? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आपका अनिवार्य है, मैंडेटरी है। पंचायतों को नियमित चुनाव कराना ये भी अनिवार्य है। राज्य चुनाव आयोग का गठन करना ये भी अनिवार्य है। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देना, भाई ये अनिवार्य नहीं है। तो जो अनिवार्य नहीं है वही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है भारत के विधि आयोग के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है सही है? भारत में विधि आयोग के बारे में पूछ रहा है, सही ऑप्शन कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? चलिए बात करेंगे। अनुच्छेद 301 के तहत संवैधानिक निकाय है। भारत में विधि आयोग 301 के तहत है। भाई है 301 के तहत जो है स्थापित नहीं किया गया। जो कि संपत्ति का अधिकार आता है, 301 में क्या होता है? संपत्ति का अधिकार है। तो हम कहेंगे भाई ये तो गलत हो गया। इसकी सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी होती है। भाई बाध्यकारी तो नहीं होंगी, ये सिर्फ सलाहकारी होती हैं। कैसी होती हैं? सलाहकारी होती हैं। तो हम कहेंगे ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, इसे समय समय पर केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा पुनर्गठित किया जाता है। हाँ बिल्कुल, केवल तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पर सी वाले पे हम यहाँ पर टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। परसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसके सहयोग से कार्य करता है। भाई परसीमन आयोग जो है भारत के राष्ट्रपति इसको गठन करते हैं, नियुक्त करते हैं, लेकिन यह किसके सहयोग से कार्य करेगा? तो आप कहेंगे भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से कार्य करता है।
किस प्रकार के आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। तो आर्टिकल 19 की बात की जाए कि इनमें से ऐसा कौन सा आपातकाल लगेगी, इमरजेंसी लगेगी, जो स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। तो हम कहेंगे युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 19 जो है आपका स्वतः निलंबित हो जाता है। ध्यान रखना है इमरजेंसी कोई भी लग जाए, लेकिन 20 और 21 को निलंबित जो है नहीं किया जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अनुच्छेद 200 और 201 के संबंध पर विचार करें कौन सा सही है। आर्टिकल 200 और 201 के तहत बात कर रहा है, कौन सा सही है। अनुच्छेद 200 राज्य विधानमंडल के विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति संबंधित है, करेक्ट है। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा आरक्षित विधेयक पर सहमति रोकने से अनुमति देता है, ये भी करेक्ट है। तो 200 राज्यपाल सम्मत है, 201 राष्ट्रपति से, तो हम कहेंगे आपके 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अनुच्छेद 124 का क्लोज 4 कहता है कि अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए कौन सा आधार यहां पर हो सकता है। भाई आर्टिकल 124 क्लोज 4 के साथ आर्टिकल 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना हो, इनमें से कौन कौन से जो है फैक्टर कार्य करेंगे। तो आप कहेंगे इसमें से दुर्व्यवहार कार्य करेगा और अक्षमता कार्य करेगा। क्या? दुर्व्यवहार एवं अक्षमता। तो यहां पर भी अक्षमता ही लिखा है ना। चलिए 1 और 2 मान लेते हैं, राजनीति पूर्वग्रह नहीं, तो केवल 1 और 2 यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। कौन सा? 1 और 2 सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 32 के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है। तो आर्टिकल जो कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आर्टिकल 32 के बारे में कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध निजी कार्रवाई के विरुद्ध नहीं है। तो आर्टिकल जो रिट जारी कर सकता है वह कहता है केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध है, बल्कि प्राइवेट व्यक्ति के लिए नहीं है, करेक्ट है। उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार देता है। भाई आर्टिकल उच्च न्यायालय को जारी करने की सुप्रीम कोर्ट को देता है, ना कि हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट को 226 देता है, तो दूसरा गलत हो गया। इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा परमात्मा माना है, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो पहला और तीसरा सही है, तो ए ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संदर्भ में कानून की उचित प्रक्रिया शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। भाई कानून की उचित प्रक्रिया शब्द के बारे में क्या वर्णन करता है? यह अदालतों को निष्पक्षता, न्याय, तर्कसंगतता के आधार पर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को रद्द करने की अनुमति देता है। हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है ना। क्या है? करेक्ट है। तो बाकी ऑप्शन गलत ही होंगे क्योंकि पहला ही ऑप्शन हमें सही मिल गया। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है आपकी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर है, उसके बारे में कह रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। संसद राज्य परामर्श के बिना संशोधन प्रक्रिया शुरू कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, संसद जो होती है राज्य के बिना संशोधन प्रक्रिया शुरू कर दे, करेक्ट है। असहमति के मामले में 2 सदनों की संयुक्त बैठक नहीं भाई, ये आपका ऑप्शन इसमें नहीं है ना। सामान्य कानून के विपरीत संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति नहीं दे सकते, हाँ ये भी करेक्ट है, नहीं दे सकते। तो पहला और तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन संसदीय विशेषाधिकारों और मौलिक अधिकारों के बीच अंतर को सही ढंग से वर्णित करता है। तो संसदीय विशेषाधिकार और मौलिक अधिकारों के बीच में जो अंतर होता है उसको सही ढंग से जो वर्णन है कैसे किया जाएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बात करें तो मौलिक अधिकार न्यायालयों में लागू करने के योग्य हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार नहीं होते, बिल्कुल करेक्ट लिखा है तो है ना। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं न्यायालय में लागू हो सकते हैं, जबकि विशेषाधिकार नहीं होंगे। विशेषाधिकार कुछ स्थितियों में मौलिक अधिकारों को ओवरराइड कर सकते हैं, हाँ ये भी सही बात है, कुछ स्थितियों में तो करते हैं। विशेषाधिकार संविधान में संगताबद्ध नहीं है, जो मैंने अभी ऊपर बताया था। विशेषाधिकार केवल मंत्रियों पर लागू होते हैं, सांसदों पर नहीं। भाई सांसदों पर भी होते हैं, तो केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। बात करेंगे संरक्षित वनों के बफर जोन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई इको टूरिज्म पहल का नाम क्या है। तो संरक्षित वनों के बफर जोन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश ने कुछ इको टूरिज्म पहल की शुरुआत की है। इसका नाम क्या है? तो हम कहेंगे बफर में सफर योजना है। कौन सी? बफर में सफर योजना का नाम जो है रखी गई है। 2023 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी, 2023 में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आता है, किस संस्थान का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। तो ऐसा कौन सा संस्थान है जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है? ऑप्शन रहेगा यहाँ पर केंद्रीय औषधि सुगंधित पौधा संस्थान का है, राष्ट्रीय प्रयोगशाला पशु केंद्र का है क्या? तो राष्ट्रीय प्रयोगशाला पशु केंद्र का भी है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नहीं, इसका नहीं है। राष्ट्रीय फैशन जो आपकी यहाँ पर संस्थान है उसका हेडक्वार्टर जो है आपका नई दिल्ली में है ना, नई दिल्ली में है। और भारतीय गण अनुसंधान का भी लखनऊ में। तो 1, 2, 4 सही है, तो हमारा ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, उत्तर प्रदेश बजट 25-26 में पिछले वित्तीय वर्ष की बजट की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि को देखा गया है।
तो भाई पूछ रहा है कि 25-26 की तुलना में इस वर्ष जो है बजट की कितने प्रतिशत की वृद्धि को देखी गई है, तो 9.8, कितना है 9.8% की जो है वृद्धि को देखा जा रहा है 2025-26 से 24 बजट की तुलना करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ शहर है और पहचान है, कौन सा शहर किस चीज के लिए जाना जाता है। जैसे चंदौली की बात की है, चंदौली जो है, चंदौली चावल की कटोरी के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद की बात की जाए, फिरोजाबाद जो है चूड़ियों के शहर के लिए जाना जाता है। हमीरपुर की बात किया तो लाल रेत की भूमि के लिए जाना जाता है। कन्नौज आपका बात किया सुगंधों का शहर के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग यूपीईआरसी के बारे में स्थापना कब की गई थी, तो उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक की स्थापना जो है 1998 में की गई। कब, 1998 में जो है आपकी स्थापना उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शहर जो है राप्ती नदी के तट पर नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, तो गोरखपुर जो है राप्ती नदी पर है। कौन सा, गोरखपुर की बात किया है, राप्ती नदी के तट पर है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सुल्तानपुर नहीं है, गोंडा भी नहीं है, कन्नौज भी नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या पूछा है, राप्ती नदी के तट पर नहीं है। ऑप्शन में देखें तो 2, 3, 4 ये वाला रहेगा, 2, 3, 4, क्योंकि गोरखपुर एक में था, ये आपकी राप्ती नदी के तट पर है। और राप्ती नदी जो है घाघरा की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। भाई क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप कहोगे लखीमपुर खीरी है। कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो हापुड़ है। कौन सा, सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो हापुड़ जिला है सबसे छोटा जिला। चलिए अभ्यारण्य है और स्थिति है, पक्षी अभ्यारण्य कौन सा पक्षी अभ्यारण्य किस स्थिति पर स्थित है, तो यहां पर बात करें शहीद चंद्रशेखर नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की बात किया है तो उन्नाव जिले में है। कहां पर है, उन्नाव, मिला दूं या यहां लिख देता हूं, चलो उन्नाव जिले में है। लाख बहुसी पक्षी अभ्यारण्य की बात की जाए ये आपके कन्नौज जिले में है, तो दूसरा सही है। पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य की बात की जाए ये आपकी कहां पर है, पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य जो है गोंडा जिले में है। चलिए यहां पर लिख देता हूं। और बखीरा पक्षी अभ्यारण्य आपके संत कबीर नगर में। तो आपके सारे ऑप्शन यहां पर हमने लिख दिए, आप याद कर लो, एग्जाम में बहुत इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है। भाई पूछ रहा है कौन सी ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो आपकी बेतवा नदी पर बनी हुई हैं। एक तो आपकी हो जाएगी कौन सी, शीतला जल विद्युत परियोजना हो जाएगी, कहां पर है, आपकी बेतवा नदी पर है। दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी बात की जाए यहाँ पर आपकी राजघाट जल विद्युत परियोजना आएगी, ये भी आपकी बेतवा नदी पर है ना, बेतवा नदी पर है। तो यहाँ पर आपकी अच्छा ओबरा जल विद्युत परियोजना पावर स्टेशन की बात की जाए कौन सी पर है, आपकी रिहंद नदी पर है। ये भी पूछ लो, नहीं तो आप लोग कमेंट करोगे सर गलत क्यों है ये बताओ। और खारा जल विद्युत परियोजना की बात किया तो आपकी ये बेतवा नदी पर नहीं है बल्कि गंगा के नदी के पास में है। कहां पर, गंगा नदी के पास में है। तो ऑप्शन रहेगा पहला और तीसरा, ऑप्शन सी वाला रहेगा, पहला और तीसरा जो है बेतवा नदी पर शीतला जल विद्युत परियोजना, राजघाट जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किससे होकर रक्षा गलियारा गुजरता है, तो ऐसे कितने जिले हैं जहां से रक्षा गलियारा को गुजारा गया है। आप कहोगे एक तो आपका कानपुर हो जाएगा, दूसरा चित्रकूट है, तीसरा आपका झांसी है। तो कानपुर, चित्रकूट, झांसी से रक्षा गलियारा जो है डिफेंस कॉरिडोर को जो है गुजारा गया है। गाजियाबाद इसमें शामिल नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनौरी वेटलैंड के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। भाई धनौरी वेटलैंड के बारे में कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में है, करेक्ट है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा रामसर साइट घोषित किया गया, नहीं किया गया है। और सर्दियों के दौरान प्रवासी जल पक्षियों की एक बड़ी आबादी का समर्थन करने के लिए जाना जाता है, करेक्ट है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने इसे वेटलैंड के रूप में अधिसूचित करने में हस्तक्षेप किया, ये भी ठीक है। तो यह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में, कम से कम एक क्वेश्चन तो इसमें याद रखो, धनौरी वेटलैंड। आपका ऑप्शन होगा 1, 3, 4, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे 2025 में म्यांमार में भूकंप के जवाब के लिए भारत ने आपदा राहत के लिए किस अभियान की शुरुआत की थी। तो आपका ऑपरेशन ब्रह्मा जो है म्यांमार के लिए चलाया था, जहां पर आपका भूकंप आया था। ये भी क्वेश्चन आता है किस लिए, तो भूकंप के कारण। किस शहर ने 42 वर्षों के बाद 2025 में अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की जो है मेजबानी की है, आप कहेंगे नई दिल्ली। कौन सा, नई दिल्ली के द्वारा की गई है 42 वर्षों के बाद। चलिए मानकीकृत वर्षा सूचकांक की बात कर रहा है कि जो SPI के किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। मानकीकृत वर्षा सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा, IMD के द्वारा प्रकाशित की जाती है। किसके, IMD के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की जाती है। स्वास्थ्य पहल को लागू करने के लिए कौन नोडल निकाय है। भाई स्वास्थ्य पहल को अगर लागू करना हो कौन सा नोडल मंत्रालय है, तो आप कहेंगे CSIR है।
राष्ट्रीय विज्ञान संचार नीति अनुसंधान जो आपका स्वास्थ्य पहल को लागू करने के लिए प्रमुख संस्थान के रूप में इसको जाना जा रहा है। और इसको क्यों है, इसका उद्देश्य कि भारत की जो पारंपरिक प्रथाएं उनको वैधानिक आधार दिया जा सके और जन जागरूकता को बढ़ाया जा सके, विशेष रूप से स्वास्थ्य, कृषि और जीवन शैली के क्षेत्रों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया स्पीसैट योजना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया स्पीसैट योजना के बारे में ऑप्शन बोलेंगे, निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील अभिनय और सहयोगी हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्र को स्थिरता को बढ़ाना है। क्या है? मसाला क्षेत्र को बढ़ाने से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इसरो के लिए तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी। यह कहां पर स्थापित किया गया? तो इसरो ने अपना तीसरा लॉन्च पैड को स्थापना की मंजूरी दी है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में यहां पर जो है खोला गया है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विलो चिप। क्या है? विलो चिप एक अगली पीढ़ी की क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। यह किसके द्वारा विकसित की गई है? भाई विलो चिप यह क्वांटम कंप्यूटिंग की चिप है और किसके द्वारा विकसित की गई? गूगल ने इसका विकास किया है। किसने? गूगल के द्वारा इसका विकास किया गया। 2024 में इसकी जो है योजना लाई गई थी। वित्त वर्ष 2024 के लिए आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर के बारे में कौन सा कदम सही है? तो वित्त वर्ष क्या जाए फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर के कौन सा कथन यहां पर सही है? तो वित्त वर्ष 24 के लिए अधिशेष हस्तांतरण 2.11 लाख करोड़ रुपए अब तक सबसे अधिक जो है रहा है। तो बी ऑप्शन यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा मिबोर दर किससे संबंधित है? भाई मिबोर, ये आपने सुना होगा, मिबोर दर जो है आपके मुंबई बाजार में अंतर बैंक ऋण से संबंधित है। जो इंटर बैंक लैंडिंग रेट इन मुंबई मार्केट होता है या उससे मिबोर रेट जो है संबंधित है। ये थोड़ा सा आप ये लिबोर आपने नाम सुना हुआ है ना, एक लिबोर भी नाम सुना हुआ। लिबोर कहते हैं लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट को और मिबोर कहते हैं मुंबई बाजार में अंतर बैंक रेट को। दोनों में आप थोड़ा अंतर समझ पाए होंगे। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस के बारे में बताइए, विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो बात करें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल के द्वारा एक वैश्विक पहल है, तो गलत सही है। क्यों? क्योंकि यूएनईपी की एक पहल है। ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो का हिस्सा है, ये भी सही है। गोल्डमैन सैक्स जेपी मॉर्गन के, नहीं ये ऑप्शन गलत हो गया। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे डिंगा डिंगा रोग के बारे में बताइए कौन सा सही है? भाई डिंगा डिंगा रोग कौन सा है? डिंगा रिंगा रिंगा नहीं है, डिंगा डिंगा रोग के बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है? तो यह अनियंत्रित शारीरिक गतिविधियों के कारण बनता है, ज्यादातर महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करता है। तो डिंगा डिंगा रोग की बात कीजिए तो अनैच्छिक शारीरिक गतिविधियों से संबंधित है, महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करता है। इसमें एक तरीके से मनोवैज्ञानिक तनाव शारीरिक लक्षण जो है प्रभावित करने के लिए प्रकट होते हैं, जैसे बोलचाल में कुछ हो जाएगा, चिकित्सा मतलब इस तरीके से है देखा जाता है। तो ये लड़कियों महिलाओं से संबंधित है। हाल ही में खबरों में रहा टाइलर पुरस्कार विश्व स्तर पर किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है? जो टाइलर पुरस्कार है विश्व मतलब ये वर्ल्ड के लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो जलवायु एवं पारिस्थितिक संरक्षण के लिए दिया जाता है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, कौन सा देश दुनिया का पहला वाणिज्यिक थोरियम आधारित पिघला हुआ नमक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना रहा है, जिसका संचालन 2030 तक होने वाला है? आप बोलेंगे चीन। क्या कहेंगे? चीन ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर हमने अपने 150 क्वेश्चन किसके? नेक्स्ट आईएएस के जो है पूरे कर लिए हैं। देखो इंपोर्टेंट ये चैनल आपके लिए बना हुआ है, क्यों? यहाँ पर मल्टीपल कोचों की टेस्ट को चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ एक ही टेस्ट चल रही है। आप देखा जाए तो आरओ के लिए हमने 250 से ज्यादा टेस्ट को लगाए थे। इसी तरीके को ध्यान में रखते हुए हम यूपी पीसीएस का टारगेट बनाया है, आप लोग के सपोर्ट रहा तो हम इसको भी पूरा कर लेंगे और एग्जाम तक, आपके एग्जाम तक हम साथ में रहने वाले हैं और पूरा आप लोग के लिए तैयारी करवा देंगे। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।